बेटी से उसकी जवानी संभल नहीं रही थी, तो एक ही मंडप में इसके भी हाथ पीले कर देने थे। कम से कम अपनी ही जीजा पर तो डाका नहीं डालती। अरे डायन भी 4 घर छोड़कर शिकार करती है, पर इस लड़की ने तो अपनी बड़ी बहन के दूल्हे को ही निगल लिया। उस औरत की बात सुनकर दुल्हन के जोड़े में बैठी शिवन्या ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने कानों पर भी हाथ रख लिया। अब उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन वहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके आंसू पोंछ सके। हर एक नजर में उसके लिए सिर्फ तिरस्कार था। वो वहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन भागकर जाती भी कहाँ। लोगों के ताने और तिरस्कार भरी नजरों से बचने के लिए शादी के मंडप में से भागकर ही तो इस रूम में आई थी, लेकिन तानों से बच नहीं पाई थी। हाँ, मगर इतना जरूर था कि भीड़ कम हो गई थी। जहाँ नीचे पूरा हॉल मेहमानों से भरा हुआ था, अब सिर्फ गिनती के रिश्तेदार ही थे उस कमरे में। तभी एक दूसरी औरत मिसेस संजना आगे आ गई। संजना कड़े लहजे में शिवन्या की माँ सुप्रिया से बोली, सुप्रिया, ये सब क्या तमाशा है? तुम जानती थी ना कि आदित्य पहले ही ये शादी नहीं करना चाहता था। कितने जतन से मनाया था मैंने अपने आदि को, पता नहीं और कितने धोखे, कितने तमाशे लिखे हैं मेरे बेटे की जिंदगी में। रिश्तों से भरोसा ही उठ गया था इसका। देखो कैसे खामोश बैठा है, एक शब्द नहीं बोल रहा है मेरा बेटा। अरे अगर तुम्हारी छोटी बेटी शिवन्या को इतना ही पसंद था आदि, तो मैं तुम्हारी बड़ी बेटी शिवानी की जगह शिवन्या से ही शादी करा देती। एक बार हमसे पूछ तो लेती। संजना की बात सुनकर सुप्रिया ने बोला, मेरा यकीन करो संजना, मैं खुद हैरान हूँ। पता नहीं इस शिवन्या के दिमाग में क्या चल रहा था, इसने ऐसा क्यों किया। शिवन्या जो दुल्हन के जोड़े में बैठी अब तक सिर्फ रोए जा रही थी, वो शॉक्ड होकर अपनी माँ सुप्रिया को देखने लगी। उसके होंठ कांप रहे थे। शिवन्या हिम्मत करके हल्की सी आवाज में बोली, मॉम। लेकिन इसके आगे शिवन्या कुछ बोलती, सुप्रिया ने आगे बढ़कर उसके गाल पर जोरदार तमाचा मार दिया और आंखें दिखाते हुए बोली, चुप कर बेशर्म, ये सारा तमाशा तेरा किया हुआ है। पैदा होते ही गला घोट देती तेरा, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा और अभी आंसू बहाकर तमाशा बना रखा है। देख देख अपनी बड़ी बहन को, क्या हाल हो रहा है उस बेचारी का। इतने सदमे में है कि उसे तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करे। पत्थर बनी बैठी है। मुझे नहीं पता था अपनी बड़ी बहन के लिए इतनी नफरत लिए बैठी है अपने दिल में। मुंह में दही जमाकर बैठी है क्या? बताती क्यों नहीं है? क्यों किया तूने ऐसा? शिवन्या ये सब सुनकर हैरान थी। मॉम, आप ऐसे। सुबकते हुए शिवन्या के मुंह से बस इतने ही शब्द निकले थे कि तभी सुप्रिया जी ने एक और झन्नाटीदार थप्पड़ उसके मुंह पर छाप दिया। इस बार ये थप्पड़ इतना जोरदार था कि शिवन्या का होंठ कट गया और वहां से खून निकलने लगा। एक दर्द भरी आह शिवन्या के मुंह से निकल गई। अब सुप्रिया जी शिवन्या के करीब आकर उसकी ठोड़ी पकड़कर उसके चेहरे पर अपने हाथ का दबाव कसकर और उसके कानों के पास आकर दबी आवाज में बोली, सच वही है जो मैं इस वक्त बोल रही हूँ। खबरदार अगर कोई दूसरी सच्चाई तेरे होठों पर आई तो तेरी दादी और तेरे वो अपाहिज बाप को सड़क पर ले आऊंगी। इसलिए जो इल्जाम लग रहा है, चुपचाप सर झुकाकर सुनती रहे। ज्यादा फड़फड़ाने की कोशिश मत करना, वैसे भी वो बुढ़िया मना ही लेगी इन लोगों को। इतना तो यकीन है मुझे अपनी प्यारी सासू माँ पर। और अगले ही पल सुप्रिया जी उससे बिल्कुल अलग हो गई। जो काम तेरे पैदा होते ही नहीं कर पाई, क्योंकि पता नहीं था कि तू ये गुल खिलाएगी, वो आज कर देती हूँ। आज अपनी गलती सुधार लूंगी। ये कहकर अब सुप्रिया जी के हाथ शिवन्या की गर्दन पर चले गए और गुस्से से वो उसका गला दबाने लगी। माँ, आप। शिवन्या के गले से उसकी आवाज निकल ही नहीं रही थी। तभी एक रौबीली आवाज गूंज उठी, रुक जाओ। ये क्या तमाशा हो रहा है यहाँ? कन्यादान कर चुकी हैं आप, अब वो हमारे खानदान की बहू है। खबरदार अगर इसके बाद किसी ने भी हमारी बहू को कुछ भी कहा या कुछ भी किया, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सामने एक बूढ़े आदमी शेरवानी और धोती पहने खड़े थे। ये रौबीली आवाज थी रघुवीर रायचंद की। रायचंद परिवार के सबसे बड़े सदस्य और दूल्हे के दादाजी, जिनकी बात काटने की हिम्मत रायचंद परिवार में किसी की भी नहीं थी। उनकी बात सुनते ही सुप्रिया जी के हाथ ठंडे पड़ गए।
वो रघुवीर जी की तरफ हैरानी से देखने लगी। उनकी नजरों का ताप देखकर सुप्रिया जी हड़बड़ा गईं और तुरंत शिवन्या से दूर हो गईं। तभी शिवन्या की दादी सावित्री जी कमरे में भागती हुई आई और शिवन्या को गले लगा लिया। अपनी दादी के गले लगते ही शिवन्या जोर जोर से रोने लगी। हमने कुछ नहीं किया दादी माँ, कुछ भी नहीं किया है। हम हम दी के साथ ऐसा करने का सपने में भी नहीं सोच सकते। शिवन्या की दादी सावित्री जी और रघुवीर जी की पत्नी वैदेही जी बचपन की सहेलियां थी, इसलिए इतना तमाशा होने के बाद भी रघुवीर जी उनकी बात का मान रखते हुए शिवन्या को अपने घर की बहू मानने के लिए तैयार थे। सावित्री जी शिवन्या को चुप कराते हुए बोली, ना बच्चा, रोते नहीं। आपको हमें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। हमें कोई सफाई नहीं चाहिए आपकी। हम जानते हैं आप ऐसा कभी नहीं कर सकती, और अगर आपने ऐसा किया है तो कोई बहुत ही बड़ी और गहरी वजह रही होगी। शिवन्या को सावित्री से बातें करते देख सुप्रिया जी मन ही मन बोली, हे भगवान, ये लड़की अपनी दादी को सब कुछ बताने के चक्कर में मेरा खेल ना बिगाड़ दे। मुझे इसे रोकना होगा। और वो जोर से गूंजते हुए बोली, गहरी वजह है ना मम्मी जी। जब से आपके बेटे ने बिस्तर पकड़ा है तब से बिजनेस लगातार डूबता जा रहा है। कंगाल हो चुके हैं हम। ऐसे में सुनहरा मौका था ना शिवन्या के हाथ में, इतने बड़े खानदान के घर की बहू बनने का। सच में आज मुझे अपनी परवरिश पर अफसोस हो रहा है। चुप कर जाओ बहू। घर में आग लगी हो तो पानी डालकर उसे बुझाया जाता है, ना कि उस आग को भड़काया जाता है। क्या आप देख नहीं रही क्या हालत हो रही है बच्ची की रो रो कर? ये कहते हुए सावित्री जी को अपने कंधे पर अचानक ही शिवन्या का वजन ज्यादा महसूस होने लगा। शिवी बच्चा, आप ठीक हैं? लेकिन शिवन्या की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। सावित्री जी ने तुरंत उसके सिर को अपने कंधे से हटाया तो शिवन्या का सिर ही नहीं बल्कि पूरा शरीर बेजान सा एक तरफ लुढ़कने लगा। सावित्री जी संभलने की कोशिश करने लगी, मगर बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो उसे पूरी तरह संभाल पाती। संभालते संभालते भी शिवन्या का माथा पास ही में रखी मेज से टकरा गया और उसके सर से खून की एक धार बह निकली। सावित्री जी घबराते हुए बोली, हे भगवान, कितना खून बह रहा है। कोई डॉक्टर को बुलाओ, मदद करिए हमारी बच्ची को उठाने में। ये सुनकर जहां आदित्य के पापा तेजवीर जल्दी से डॉक्टर को कॉल करने लगे और उसके चाचा शिवन्या को उठाने के लिए कदम आगे बढ़ाए ही थे, तभी उनकी पत्नी ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया। तभी कामिनी जी बोलती हैं, ज्यादा मदर टेरेसा मत बनो। जैसे सब चुपचाप तमाशबीन बने हुए हैं, खड़े होकर बस तमाशा देखो। इस लड़की ने जो रायता फैलाया है उस पर पैर रखने की कोशिश मत करो, वरना भाभी की नजरें टेढ़ी हुई तो बहुत बुरा होगा। मैं फिलहाल संजना भाभी से बिगाड़ने के मूड में नहीं हूँ, वो भी इस लड़की के लिए जो ना 3 में है और ना 13 में। चांस ही नहीं है। बलवीर जी कामिनी की बात पर सख्ती से बोले, सुना नहीं तुमने? बाबूजी ने अभी क्या कहा था? अब ये लड़की हमारे घर की बहू है। जिस पर कामिनी ने आंख दिखाते हुए कहा, बन तो गई है पर कितने दिन के लिए देखना। संजना भाभी टिकने नहीं देंगी इसे। बहुत शातिर औरत है। जवाब में बलबीर ने तुरंत कहा, तुम्हें तो बस बहाना चाहिए होता है भाभी को बुरा भला कहने का। उनमें कमियां निकालने की बजाय खुद को उनके जैसा बनाने की कोशिश करो। वो इतनी भी बुरी नहीं है कि शिवन्या को घर से निकाल देंगी। ये सुनकर कामिनी ने हंसते हुए बोला, अच्छा तो लगी फिर शर्त? अगर आपकी महान भाभी ने निकाल दिया तो? बलवीर ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप वहीं खड़ा रहा क्योंकि वो जानता था कि ये शादी किस तरह हुई है और अब इसका नतीजा नॉर्मल शादी की तरह तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बेचारी शिवन्या की ये शादी अब सबके लिए महज मजाक बनकर रह गई। पर तभी वहाँ भारी भरकम आवाज फिर से सुनाई दी, आदित्य कहाँ है? उसे बुलाओ। दुल्हन को छोड़कर कहाँ चल दिया? बहू को होश आने के बाद इसका गृह प्रवेश भी करना है। रघुवीर जी ने ये कहा ही था, तभी वहाँ एक आवाज गूंज उठी जो कि आदित्य ही था। माफ कीजिएगा दादाजी, धोखे को दुल्हन का नाम देने की कोशिश मत कीजिए। उस धोखेबाज लड़की से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ना ही ये मेरी पत्नी है और ना ही आपके घर की बहू। अपनी बकवास बंद करो और जितना कहा जाए उतना ही करो। आदित्य, तुम शिवन्या के पास आओ और बाकी लोग भीड़ मत लगाइए। इतना सुनकर कुछ करीबी रिश्तेदार जो थे वो सभी रूम से बाहर चले गए। अब रूम में दूल्हे पक्ष की तरफ से
रघुवीर जी के दोनों बेटे, बहू, दामाद और उनके बच्चे ही बचे थे। लेकिन आदित्य अभी भी शून्य में ताकते हुए किसी और ही दुनिया में मग्न बैठा हुआ था। आदित्य, सुना नहीं आपने? बहू को उठाइए। रघुवीर जी की कड़कती आवाज एक बार फिर से गूंजी। अब की बार आदित्य ने अपना चेहरा उठाकर रघुवीर जी की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसकी नजरें बेहोश हुई शिवन्या की तरफ गईं। सबको लगा कि वो अपनी दादाजी का कहा मानकर शिवन्या को उठाने जाएगा, लेकिन अगले ही पल वो तेज कदमों से रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। आदित्य, कहाँ जा रहे हो? हमने कहा बहू को उठाओ। रघुवीर रायचंद इस बार गुस्से में चिल्लाते हुए बोले। आदित्य के कदमों की रफ्तार रघुवीर जी की आवाज सुनकर एक बार को धीमी तो हुई, मगर वो रुका नहीं और फिर से तेज कदमों से रूम से बाहर चला गया। आखिर क्या मजबूरी थी शिवन्या की, जो उसे अपने ही बहन के पति के साथ शादी करनी पड़ी? क्या शिवन्या रायचंद परिवार में अपनी जगह बना पाएगी, या आदित्य के इस तरह गुस्से से चले जाने के पीछे कोई गहरा राज छुपा है? जानने के लिए सुनते रहिए शिवन्या और आदित्य की ये अनोखी लव स्टोरी, गठबंधन, ओनली ऑन प्रतिलिपि एफएम। रघुवीर जी के लगातार आवाज उठाने के बाद भी आदित्य रुका नहीं, जिसका गुस्सा रघुवीर जी के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। तो इससे पहले बात बिगड़ जाए, संजना ने आगे आकर कहा, बाबूजी, आप आदित्य की हालत समझने की कोशिश कीजिए। पहले प्यार में धोखा खाया, जैसे तैसे मेरी सहेली की बेटी के साथ शादी के लिए तैयार हुआ, तो यहाँ भी उसकी दुल्हन बदल गई। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए कि इस वक्त आदित्य के दिल पर क्या गुजर रही होगी। उसे थोड़ा समय दीजिए। आप सबने तो एक ही रिश्ते में धोखा खाया था, फिर भी कितना समय लगा था भरोसा करने में। किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती कहीं आदित्य को हमसे दूर न ले जाए। संजना की बात सुनकर कामिनी ने मन ही मन खुद से कहा, ये बात अब लगाना तीर निशाने पे, देखते हैं बाबूजी की जुबान का अब क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ तेजवीर जी ने आगे बढ़कर शिवन्या को अपनी गोद में उठाया और सावित्री जी से कहा, माँ जी, चिंता मत कीजिए, डॉक्टर बस आते ही होंगे। शिवन्या बिटिया को कुछ नहीं होगा। और जल्द ही फिर डॉक्टर आ गया। उसने इंजेक्शन लगाया और कहा, घबराने की बात नहीं है, सुबह तक होश आ जाएगा। सर की चोट थोड़ी गहरी थी तो जख्म भरने में थोड़ा समय लगेगा, ये दवाइयाँ दे दीजिएगा। डॉक्टर के जाने के बाद रघुवीर जी ने अपने बेटे बलवीर और दोनों बहुओं से कहा, आप लोग घर जाकर बहू के स्वागत की तैयारी कीजिए और साथ ही बाकी बच्चों को भी ले जाइए। यहाँ बहू को विदा कराकर ले जाने के लिए हम, तेजवीर और आदित्य रुकेंगे। पर तभी अंजलि दौड़ते हुए आई और घबराकर बोली, नानू, आदि भैया तो अपनी कार लेकर गुस्से में पता नहीं कहाँ चले गए हैं। हमने आवाज भी दी मगर उन्होंने सुना ही नहीं, बहुत तेजी से कार लेकर निकल गए। संजना अपना माथा पकड़कर रोने लगी। तेजवीर जी ने उन्हें संभालने को कहा तो संजना ने कहा, कैसे संभालूं खुद को? तेज जी बताइए ना, कैसे संभालूं? मेरा बेटा इतने दर्द में है और उसके इस दर्द की वजह मैं हूँ। सब मेरा किया धरा है। मुझे क्या पता था कि जिस रिश्ते के बंधन में बांधकर मैं सोच रही थी कि उसके जख्मों पर मरहम लगा रही हूँ, वो मरहम नहीं जहर है। वो गुस्से में ड्राइव कर रहा है, आपको पता है ना, एक बार पहले भी वो गुस्से में अपना एक्सीडेंट कर चुका है। रघुवीर जी ने कहा, आदित्य कोई बच्चा नहीं है, हमें भी उसकी फिक्र है, लेकिन वो आ जाएगा, हम उसे ढूंढ लाएंगे। आप बस घर जाइए और बहू के स्वागत की तैयारी कीजिए। एक तरफ इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वहीं दूसरी तरफ आदित्य एक हाथ से कार ड्राइव कर रहा है और दूसरे हाथ में विस्की की बोतल थाम रखी थी। वो तेजी से गाड़ी चलाते हुए लगातार शराब पी रहा था। एक बोतल खाली होने पर उसने उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया, फिर दूसरी बोतल उठाकर मुंह से खोली और पीना शुरू कर दिया। उसका फोन लगातार बज रहा था, मगर वो उसे देखकर भी अनदेखा कर रहा था। उसकी आंखों में लाली इस हद तक थी मानो खून उतर आया हो, शायद गुस्से की वजह से, शायद नशे की, या शायद दोनों की। तभी संजना जी का कॉल आया। आदित्य ने पहली बार में कॉल नहीं उठाया। वो कार को और तेजी से दौड़ाते हुए शराब पीता गया और बार बार फोन की स्क्रीन देखता रहा। बोतल खत्म करके जैसे ही उसने फोन की तरफ हाथ बढ़ाया, फोन कट गया। दूसरी तरफ संजना जी ने रोते हुए कहा,
बहुत टूटा हुआ है मेरा बेटा, वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। लेकिन हार ना मानकर उन्होंने एक बार फिर फोन मिलाया। इस बार आदित्य ने फोन उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर उसका फोन हाथ से फिसल गया। वो थोड़ा झुककर फोन उठाने की कोशिश करने लगा, तभी सामने से तेज रफ्तार में आते ट्रक की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी। आदित्य का फोन स्विच ऑफ हो गया था। संजना जी ने घबराते हुए कहा, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, अब तो आदि का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। तेजवीर जी ने कहा, घबराइए मत, हो सकता है कि वो कुछ देर अकेला रहना चाहता है, इसलिए फोन स्विच ऑफ कर लिया हो। तेजवीर जी संजना जी को हिम्मत बंधा रहे थे, जबकि वो खुद अंदर से बहुत घबराए हुए थे। वहीं कुछ ही देर में शिवन्या को होश आ चुका था। उसके 1 घंटे बाद शिवन्या की विदाई बेहद गमगीन और तनावपूर्ण माहौल में हुई। शिवन्या एक ऐसी दुल्हन थी जिसका दुल्हा उसे शादी के मंडप में ही छोड़कर न जाने कहाँ चला गया था। ये भी किसी को नहीं पता कि वो सही सलामत था भी या नहीं। विदा करने वाली माँ उसे लानतें भेज रही थी, और जो विदा कराने आए थे उनकी नजरों में भी इज्जत नहीं थी। किसी के मन में दुल्हन को विदा कराने की उमंग नहीं थी, क्योंकि सबकी नजरों में वो दुल्हन कम और गुनहगार ज्यादा थी। सावित्री जी ने शिवन्या को गले लगाते हुए कहा, बेटा, शादी चाहे जिन हालात में हुई हो, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि तुम अपने प्यार से सबको जीत लोगी। माना तुम्हारी जैसे हर लड़की की होती है। आदि इस वक्त नाराज है, लेकिन बहुत जल्द उनकी नाराजगी दूर हो जाएगी। तुम्हें उनके गुस्से, उनकी नाराजगी को समझना होगा, और हम जानते हैं कि तुमसे कोई भी ज्यादा देर गुस्सा नहीं रह सकता। अभी सब लोग जिस तरह से तुम्हें देख रहे हैं, उनका नजरिया जल्द ही बदल जाएगा। उन्होंने शिवन्या का माथा चूम लिया और कहा, हमें तुम्हें दिए हमारे संस्कारों पर नाज है। शिवन्या की बड़ी बहन शिवानी, जो अब तक खामोश थी, आगे बढ़कर शिवन्या के गले लगी। वो धीरे से उसके कान में बोली, वैसे तो आदि तुझे अपने मुंह नहीं लगाएगा, लेकिन अपनी ये मासूम होने की एक्टिंग और अपनी खूबसूरती का जाल उस पर डालने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि आदि सिर्फ मेरा है, दूर रहना उससे। फिर जैसे ही शिवन्या अपनी माँ से गले मिलने के लिए आगे बढ़ी, उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए और मुंह फेर कर खड़ी हो गई। अपनी माँ के इस रवैये से शिवन्या तड़प उठी। 2 घंटे बाद शिवन्या अपने ससुराल के दरवाजे पर बिना दुल्हे के अपने गृह प्रवेश के इंतजार में खड़ी थी। काफी देर हो गई, मगर कोई भी शिवन्या का गृह प्रवेश नहीं करा रहा था। ये देखकर रघुवीर जी ने गुस्से से कहा, घर की सभी औरतों ने अपनी मनमानी करने की सोच ली है क्या? अगर फुर्सत नहीं है किसी के पास तो आरती का थाल लाइए, आज हम कराएंगे अपनी बहू का गृह प्रवेश। संजना जी तेजी से दौड़कर आई और बोली, मनमानी नहीं कर रहे हैं बाबूजी, हमें बस समझ नहीं आ रहा कि कैसे बहू का गृह प्रवेश कराएं। बिना दूल्हे के दुल्हन को विदा तो करा लाए, पर अब गृह प्रवेश भी अकेले। रघुवीर जी ने कहा, तो क्या, जब तक आदित्य नहीं आएंगे बहू दरवाजे पर ही खड़ी रहेगी? वो निकम्मा अपनी ड्यूटी से भाग रहा है। ऐसा लग रहा है उससे शादी करवा के इस बेचारी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी है हमने। संजना जी ने हिचकिचाते हुए कहा, बाबूजी ऐसा नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। आदित्य का कुछ पता नहीं है, फोन भी नहीं उठा रहा, और अब उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। बिना दूल्हे के गृह प्रवेश अपशगुन हो सकता है। मेरा आदि एक बार घर आ जाए तो दोनों का साथ में गृह प्रवेश कराएंगे। रघुवीर जी ने पूछा, लेकिन कब तक? संजना जी ने सलाह देते हुए कहा, बाबूजी अगर आपको गलत ना लगे तो एक राय देना चाहती हूँ। जब तक आदि नहीं आता तब तक शिवन्या को आउट हाउस में ठहरा दीजिए। बस एक बार मेरा आदि सही सलामत घर आ जाए, फिर मैं धूमधाम से दोनों का गृह प्रवेश कराऊंगी। ये सब देख कामिनी जी ने मन ही मन कहा, हो गया मदर इंडिया का मेलोड्रामा स्टार्ट। अब अपने इन आंसुओं में बहा ले जाएंगी रघुवर रायचंद के फैसले को। रघुवीर जी को संजना की बात ठीक लगी थी। उन्होंने हामी में सिर हिलाते हुए कहा, संजना बहू, पहले आप रोना बंद कीजिए। हमें लगता है आप ठीक कह रही हैं। जब तक आदित्य नहीं आ जाते तब तक शिवन्या को आउट हाउस में ही ठहरा दीजिए। दूसरी तरफ उसी होटल की एक शानदार मगर दूसरी स्वीट में एक औरत, जो देखने में बेहद रॉयल लग रही थी, एक आरामदायक कुर्सी पर बड़ी सुकून से बैठी थी। उसके सामने 2 लोग खड़े थे। उसने हाथ के इशारे से उन्हें सामने बैठने को कहा। उनमें से एक वेशभूषा से पंडित जी लग रहे थे, जबकि दूसरा शख्स सूट बूट में था। उस औरत ने अपना हाथ हवा में उठाया और पीछे खड़े शख्स को इशारा किया।
इशारा पाते ही उस शख्स ने नोटों की गड्डी लाकर टेबल पर रख दी। उस औरत ने पंडित जी की तरफ देखकर कहा, बहुत अच्छा काम किया आपने पंडित जी, ये पूरे 5 लाख है आपका इनाम। पंडित जी ने डरते हुए कहा, आप अच्छे से जानती है कि मैंने ये इनाम के लिए नहीं किया था। आपका काम हो गया, अब आप मेरे भतीजे और बहू को छोड़ दीजिए। उस औरत ने जवाब दिया, हमने तो कब का छोड़ दिया पंडित जी, आप घर जाइए, आपके बेटे और बहू आपको घर पर ही मिलेंगे। हम ऐसा करना नहीं चाहते थे, मगर हमें डर था कि कहीं रायचंद परिवार से अपने रिश्तों के चलते आप हमारे काम को ठीक से अंजाम ना दे पाए। और वैसे भी बहुत भरोसा है ना आपको ऊपर वाले पर, और आपका मानना है कि वही होकर रहता है जो होना होता है, तो इसे भी ऐसे ही एक घटना समझकर भूल जाइएगा, है ना? यही सबके लिए अच्छा रहेगा। पंडित जी ये सुनकर निकलने वाले थे, लेकिन उनके मन से सवाल निकल ही गया। वैसे क्या दुश्मनी है आपकी रायचंद परिवार से? क्यों आपने आदित्य की दुल्हन बदलवा दी? क्यों झूठ बुलवाया आपने हमसे? कहीं आप शिवन्या से मिली हुई तो नहीं है, या फिर कोई दुश्मनी है आपकी उस लड़की से? उस औरत ने बेहद रौबीली आवाज में पंडित जी से कहा, पंडित जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमने कब दुल्हन बदलवाई? हमने तो सिर्फ आपसे एक छोटा सा झूठ बुलवाया था, और जो गुनाह हमने किया ही नहीं, कम से कम उसके लिए तो हमें गुनहगार मत ठहराइए। दुल्हन बदलने का फैसला दुल्हन की माँ ने किया था। आप हमसे इतने सवाल जवाब कर रहे हैं, जाकर दुल्हन की माँ से पूछिए ना, कैसी माँ थी, एक बेटी से इतना प्यार और एक बेटी को मरने के लिए छोड़ दिया। हमारे नरम रवैये को देखकर अपनी हदें पार करने की कोशिश मत कीजिए। ये पैसे उठाइए और अपने दिमाग और जुबान दोनों को ही जितना रेस्ट मोड पर रखेंगे, उतना आपके और आपके परिवार के लिए ठीक होगा। पंडित जी के जाने के बाद उस औरत ने सूट बूट में बैठे शख्स की तरफ देखकर कहा, मिस्टर सिंह, ये 20 लाख आपके लिए। आज आपने सचमुच कमाल कर दिया। मिस्टर सिंह ने हाथ जोड़कर कहा, मैम प्लीज शर्मिंदा मत कीजिए, आज मैं जो कुछ भी हूँ आप ही की वजह से हूँ। ये सब मैंने पैसे के लिए नहीं किया था, मैं अपने आप को भी गिरवी रख दूं पाऊंगा। उस औरत ने जवाब दिया, हम आपको आपके काम के पैसे नहीं दे रहे हैं। आज बहुत बड़ा दिन है, आज हमने अपनी मंजिल की तरफ पहला कदम बढ़ाया है। ये शादी हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगी। ये इनाम है शादी की खुशी में। हमें अच्छा लगेगा अगर आप इसे रख लेंगे। आप पता नहीं कौन से एहसान में उलझे हुए हो, जबकि हम आपको अपने बेटे की तरह मानते हैं। सिंह ने नम आंखों से कहा, इतना तो शायद कोई माँ भी नहीं कर सकती जितना आपने किया। यकीन दिलाता हूँ, आपकी मंजिल तक आपको पहुँचाए बिना मैं रुकूंगा नहीं। तभी उस स्वीट में एक रौबीली पर्सनालिटी का आदमी दाखिल हुआ, जिसकी उम्र लगभग 54 से 55 साल रही होगी। उसे देखते ही वो औरत बेचैन होकर खड़ी हो गई और कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, मगर उससे पहले ही वो व्यक्ति बोल पड़ा, रिलैक्स, आप जो चाहती थी और जिस तरह चाहती थी सब कुछ वैसे ही हुआ है। आखिर कौन है ये आदमी और औरत जो पीठ पीछे इतनी बड़ी साजिशें रचते हुए आदित्य और उसके घराने की नींदें हराम कर देना चाह रहे हैं? क्या कोई पुराना दुश्मन है या फिर आदित्य की एक्स के जानने वाले? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। फिर उस औरत ने बेचैन होकर पूछा, और वो ट्रक ड्राइवर? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मारा गया, और आदित्य पर नजर रखने के लिए हमने अपने आदमी लगा दिए हैं। जहाँ एक तरफ इस आदमी और औरत को सब कुछ पता है, वहीं दूसरी तरफ शिवन्या आउट हाउस में बैठी सोच रही थी। बहुत कुछ सोचने के बाद भी वो समझ नहीं पा रही थी कि उसकी अपनी माँ और बहन ने उसके साथ ऐसा क्यों किया था। उसे बार बार पिछली रात की घटना याद आने लगी थी। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि शिवन्या तैयार हो रही थी, खुश थी कि उसकी दीदी की बारात आने वाली है। आदित्य जयमाला के कार्यक्रम वाला तमाशा नहीं चाहता था, इसलिए तय हुआ था कि फेरों पर ही दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को माला पहनाएंगे। तभी सुप्रिया जी रूम में आई, रूम का गेट बंद किया और घबराते हुए शिवन्या का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बैठा दिया। फिर वो अचानक जोर जोर से रोने लगी। शिवन्या ने बेचैन होकर घबराते हुए पूछा, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों रो रही है? मगर सुप्रिया जी जवाब में और रोती चली गई। तो शिवन्या ने परेशान होकर कहा, माँ बताइए ना, हमारा दिल घबरा रहा है। सुप्रिया जी ने सुबकते हुए कहा, रो ना तो क्या करूं, किस्मत ही खराब है तेरे पापा के बिजनेस में। बल्कि ये कहना सही होगा
कि डूबते हुए बिजनेस में रघुवीर जी पैसा लगाने वाले थे, हमारी मदद करने वाले थे। लेकिन शिवानी, शिवन्या ने पूछा, क्या हुआ माँ शिवानी दी को? सुप्रिया जी ने गुस्से में कहा, शिवानी पता नहीं कहाँ चली गई। शिवन्या ने कहा, माँ परेशान क्यों हो रही है? कहाँ जाएंगी दी? यहीं होंगी। सुप्रिया जी बस लगातार रोती जा रही थी। कहीं नहीं है शिवानी, मैंने सब जगह देख लिया है। शिवन्या ने पास की टेबल से पानी का गिलास उठाकर सुप्रिया जी की तरफ बढ़ाया। माँ आप पानी पीजिए, हम अभी देखते हैं, मिल जाएंगी दी, परेशान मत होइए माँ। वो पानी का गिलास सुप्रिया जी को पकड़ाकर बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाने लगी, लेकिन तभी पीछे से सुप्रिया जी ने आवाज लगाई, शिवन्या इतना समय नहीं है बेटा, पंडित जी किसी भी वक्त फेरों के लिए बुलाते होंगे। तुम एक काम करो, तुम ये दुल्हन का जोड़ा पहनकर तैयार हो जाओ। उन्होंने दुल्हन का जोड़ा शिवन्या की तरफ बढ़ा दिया। शिवन्या के मानो पैरों तली जमीन खिसक गई। उसने पीछे हटते हुए कहा, माँ हम, लेकिन हम कैसे? सुप्रिया जी ने थोड़ा रिक्वेस्ट करते हुए कहा, बेटा और कोई रास्ता नहीं है, अपने पापा की फैक्ट्री को कर्ज में डूबने से अब तुम ही बचा सकती हो। लेकिन शिवन्या ने साफ मना कर दिया, नहीं नहीं माँ, ये कोई रास्ता नहीं, ये तो गलत है, धोखा है, हम दी के ससुराल वालों को सब कुछ बता देते। ये सुनकर सुप्रिया जी का माथा घूम गया और वो गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है सच बोलने पर तुम्हारी सच्चाई के लिए इनाम देंगे वो लोग? अरे बेइज्जती हो जाएगी उनकी भरे समाज में। लोग हंसेंगे कि होने वाली दुल्हन मंडप से भाग गई, और इस जग हंसाई के बाद वो हमारी मदद जीते जी नहीं करेंगे। इसलिए अगर तुम शिवानी की जगह मंडप में बैठ जाओगी तो दोनों घरों की इज्जत बच जाएगी। पर शिवन्या ये बात अभी भी हजम नहीं कर पा रही थी। नहीं माँ, हम ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत होगा। इस पर सुप्रिया जी ने सिर पकड़ते हुए कहा, ठीक है फिर कर अपनी मर्जी, जब पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा तब तुझे शांति पड़ेगी। खड़ी रहना सच झूठ और सही गलत का झंडा लेकर। अरे अभी अगर शिवानी होती तो एक बार नहीं सोचती, जो मैं बोलती तुरंत कर देती, और यही कारण था कि वो मेरी लाडली है और तू मुझे अपनी इन हरकतों की वजह से फूटी आंख नहीं सुहाती। पता नहीं मेरी बच्ची को किसकी नजर लग गई, वरना वो मुझे ऐसे मझधार में छोड़कर नहीं जाती। और मैं आई ही क्यों हूँ तेरे पास मदद की भीख मांगने? मुझे तो पहले से ही पता था तू कभी मेरे काम नहीं आने वाली है। शिवन्या ने रोते हुए कहा, हम मना नहीं कर रहे हैं माँ, आप जिनसे कहेंगे हम शादी का जोड़ा पहनकर उन्हीं से शादी कर लेंगे। बस इतना कह रहे हैं कि एक बार आदित्य जी और उनके घर वालों को एक तरफ बुलाकर इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। अगर वो लोग तैयार हो जाएंगे तो जा, तू ही जाकर बुला ले उन्हें। लेकिन जब लौट कर आएगी ना तो अपनी माँ के अंतिम संस्कार के इंतजाम के लिए भी उन लोगों से बोल देना। इतना कहकर सुप्रिया जी ने शिवन्या को दरवाजे से बाहर धक्का दे दिया। माँ! शिवन्या ने पलटकर देखा तो सुप्रिया जी तेजी से दरवाजा बंद कर रही थी। शिवन्या ने तुरंत दरवाजे के बीच में हाथ डाल दिया तो सुप्रिया जी ने कहा, हाथ हटाओ शिवन्या, तुम जाओ, जाकर वो करो जो तुम्हें करना है, मुझे वो करने दो जो तुम्हारे इस कदम के बाद मुझे करना पड़ेगा। शिवन्या ने रोते हुए कहा, हम कहीं नहीं जा रहे हैं माँ, आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। इमोशनली ब्लैकमेल करके सुप्रिया जी ने शिवन्या से अपनी बात मनवाई और शिवन्या को कस के गले लगा लिया, लेकिन उसके होठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट थी। शिवन्या को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसके लिए उसे इतनी बड़ी सजा मिल रही थी। अपनी माँ के जोर देने पर वो अपनी मर्जी के खिलाफ दुल्हन बनकर मंडप में बैठ गई थी। जब लोगों की उंगलियां आउट हाउस में बैठे बैठे बस रोई जा रही थी और हजारों सवाल अभी भी उसके जहन में घूम रहे थे। और शिवानी दी, उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? उनके बारे में तो माँ ने ही बोला था कि वो शादी छोड़कर भाग गई थी, फिर वो हम पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? माँ तो जानती थी कि हम अपने कमरे में तैयार हो रहे थे, हम तो अपने रूम से बाहर गए ही नहीं थे, फिर हम दी के साथ ऐसा कैसे कर सकते थे? दी ने कैसे कह दिया कि उन्होंने हमें अपनी आंखों से ऐसा करते हुए देखा था? शिवन्या ये सब सोच ही रही थी
तभी उसे एक गाड़ी के ब्रेक लगाने की आवाज सुनाई दी। शिवन्या ने खिड़की से बाहर झांककर देखा तो एक कार का दरवाजा खुला और एक शख्स उसमें से बाहर उतरा। वो शख्स एक कदम भी नहीं चल पाया और लड़खड़ा कर गिर गया। शिवन्या ने ध्यान से देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि आदित्य ही था। तभी पीछे से एक और कार तेजी से आकर रुकी। उसमें से 3-4 लड़के तेजी से उतरे और आदित्य को थाम लिया। तब तक घर के बाकी लोग भी दौड़कर बाहर आ गए थे। संजना जी ने दौड़कर आदित्य को गले लगा लिया और फिर रोते हुए बोली, क्यों करते हो आदि ऐसा? मेरी तो सांस ही थम गई थी। की बुआ का बेटा सजल उसे सहारा देता हुआ घर के अंदर ले गया। सजल का जुड़वा भाई प्रांजल और आदित्य का छोटा चचेरा भाई राजीव जैसे ही आगे बढ़े, तेजवीर जी ने गुस्से से कहा, इतने नशे में आदित्य को कार की चाबी किसने दी थी? प्रांजल ने कहा, मामा जी, आदित्य भाई को किसी ने चाबी नहीं दी थी। जब अननोन कॉलर ने हमें कॉल करके आदित्य भाई के बारे में बताया तो हमने तुरंत सजल को कॉल किया था। हम और राजीव वहां पहुंचे तो देखा आदित्य भाई की कार एक पेड़ से टकराकर खड़ी थी और आदित्य भाई कार में बैठे ड्रिंक कर रहे थे। हमने बड़ी मुश्किल से आदित्य भाई को बाहर निकाला। तभी सजल भी वहां पहुंच गया। हमने आदित्य भाई को सजल की कार में बिठाया। तभी सजल की नजर सड़क पर पड़ी। वहां किसी बड़े ट्रक के पहियों के घिसने के निशान थे। सजल और हम दोनों उन निशानों को देखकर शॉक्ड हुए, क्योंकि जब आदित्य भाई ने पहली बार शराब पी थी तब भी उनका एक्सीडेंट ट्रक से ही हुआ था। लेकिन शुक्र था उनकी जान बच गई थी और उस रात ये दूसरी बार था। इतनी बुरी तरह नशे में धुत थे। तेजवीर जी ने हैरानी से पूछा, आपके कहने का मतलब क्या है? प्रांजल ने कहा, फिलहाल तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक शक जरूर है। क्या है ना मामा जी, पुलिस वाला हूँ तो पहले इत्तेफाक को भी हमें इत्तेफाक न समझने की ट्रेनिंग दी जाती है और आदित्य भाई के केस में तो ये इत्तेफाक 2 बार हुआ है। तेजवीर जी ने हैरानी से पूछा, आपके कहने का मतलब है कि कोई आदित्य की जान लेना चाहता था? प्रांजल ने कहा, जी मामा जी, हालात इशारा तो इसी तरफ कर रहे हैं। संजना जी तेजी से प्रांजल और तेजवीर के नजदीक आई और फिर बोली, ये क्या बेकार की बकवास कर रहे हैं? कोई आदित्य की जान लेना क्यों चाहेगा? आदित्य ने किसी का क्या बिगाड़ा है? दरअसल ये सारी बातचीत आदित्य को सहारा देकर अंदर ले जाते समय संजना जी के कानों में पड़ी थी। उन्होंने इशारे से एक नौकर को बुलाकर सजल की आदित्य को ले जाने में मदद करने को कहा और वहीं रुककर सारी बातें सुनने लगी। तेजवीर जी ने कहा, शांत हो जाइए संजना, धीरे बोलिए, बाबूजी सुनेंगे तो और परेशान हो जाएंगे। प्रांजल ने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ अपना अंदेशा बता रहे हैं। संजना जी ने अधीर होकर पूछा, ट्रक खाई में गिरा था तो ट्रक ड्राइवर, उससे पूछा, उसने कुछ बताया? प्रांजल ने संजना जी की दोनों बाहों को पकड़ते हुए कहा, रिलैक्स मामी, ट्रक खाई में गिरा था तो उसमें आग लग गई थी। ड्राइवर ट्रक के अंदर ही था या उससे पहले कूद गया था, ये तो तभी पता चलेगा जब नीचे खाई में जाकर तहकीकात की जाएगी। फिलहाल हमने वहां के थाने को इन्फॉर्म कर दिया है, वो लोग देख रहे हैं। जैसा भी होगा वो हमें तुरंत इन्फॉर्म कर देंगे। संजना जी ने कहा, प्रांजल, तुम्हें जो कुछ भी पता चले प्लीज मुझे बताना। प्रांजल ने कहा, जरूर बताएंगे, अब अंदर चले। ये सब देखकर शिवन्या ने मन ही मन सोचा, माता रानी, ये सब हमारी वजह से हो रहा था। हमारी वजह से सब लोग परेशान हैं। आदित्य जी की इस हालत की जिम्मेदार हम हैं। जिस घर में दुल्हन के आने की खुशियां होनी चाहिए, हमारी वजह से वहां मातम का माहौल है। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन किसी ने भी शिवन्या से खाने के लिए नहीं पूछा था। रात में सब डिनर टेबल पर इकट्ठा होने लगे थे। इंतजार रघुवीर जी के आने का था। बड़ी सी डाइनिंग हॉल में बहुत बड़ी डाइनिंग टेबल पर सभी लोग बैठे थे। तभी रघुवीर जी आए और उनके सम्मान में सभी खड़े हो गए। उनके चेयर पर बैठते ही बाकी लोग भी अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। खाना सर्व होना शुरू हुआ। पहला टुकड़ा तोड़ते हुए रघुवीर जी ने सब पर एक सरसरी नजर डाली। आदित्य को वहां ना देखकर उनका हाथ वहीं रुक गया। उन्होंने नाराजगी भरे लहजे में कहा, आदित्य कहाँ है? क्या अभी तक उनका नशा नहीं उतरा? संजना जी ने कहा, वो बाबूजी, आदित्य सोया हुआ है तो मैंने उसे जगाया नहीं। वो जब जाग जाएगा तो मैं उसे खाना खिला दूंगी। रघुवीर जी ने कड़े शब्दों में कहा, संजना बहू, इस घर का एक नियम है और वो नियम किसी भी हाल में नहीं टूटा। घर के सब लोग अगर घर में मौजूद हैं तो नाश्ते की टेबल और डिनर के टाइम सबका इस टेबल पर मौजूद होना जरूरी है। बाबूजी वो परेशान, रघुवीर जी ने बीच में टोकते हुए कहा। और शिवन्या, वो कहाँ है? वो डिनर टेबल पर क्यों नहीं दिख रही है? क्या उन्हें इस घर का नियम बताना घर की औरतों की जिम्मेदारी नहीं है? जाओ
दोनों को बुला कर लाओ, कामिनी जी ने मौके पर चौका मारते हुए कहा। पर बाबूजी, शिवन्या बहू का तो अभी गृह प्रवेश ही नहीं हुआ है। कामिनी ने एक ही बात बोलकर संजना के लिए मुश्किलें बढ़ा दी थी। और फिर कामिनी ने मन ही मन खुद से कहा, अब बच के दिखाओ भाभी मेरे इस वार से। अब देखते हैं कौन सी ट्रॉफी रहती है और कौन सी छूटती है, बेस्ट मॉम की या बेस्ट बहू की। तो क्या वाकई में संजना जी इस मुश्किल घड़ी में अपने बरसों की कमाई इज्जत को संभाल पाएगी, या फिर बाबूजी की नजरों में अपने बेटे आदित्य के खातिर हमेशा हमेशा के लिए गिर जाएगी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। रघुवीर जी ने गुस्से से संजना जी की तरफ देखते हुए कहा, ये हम क्या सुन रहे हैं? शिवन्या का गृह प्रवेश अभी तक नहीं हुआ है, घर की बहू अभी तक आउट हाउस में ही है। पहली बार आपने हमें शिकायत का मौका दिया है संजना बहू। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हमने आपकी बात मान ली, शिवन्या का गृह प्रवेश आदित्य के साथ होगा, लेकिन आदित्य को भी घर आए हुए 10 घंटे से ज्यादा समय गुजर चुका है, अभी तक आपने गृह प्रवेश नहीं कराया। संजना जी ने कहा, बाबूजी, आदित्य की हालत देखकर मैं इतनी परेशान हो गई कि परेशानी में दिमाग से ही निकल गया। रघुवीर जी ने फरमान सुनाया, फटाफट आदित्य को बुलाओ और अभी इसी वक्त बहू का गृह प्रवेश होगा, डिनर बाद में करेंगे। वो अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। तभी आदित्य सीढ़ियों से उतरते हुए अपने कुर्ते की बाह फोल्ड करते हुए बोला, किसके गृह प्रवेश की तैयारी हो रही है? रघुवीर जी ने कहा, आपकी दुल्हन की। आदित्य ने बेरुखी से कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा है दादाजी, इस धोखेबाज लड़की को मैं कभी दुल्हन नहीं मानूंगा। इस लड़की से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, और ये बात आप लोग भी जितनी जल्दी समझ जाएं उतना बेहतर होगा। रघुवीर जी ने गुस्से से कहा, आदित्य, देख रहे हैं आजकल आपकी नाफरमानी बढ़ती जा रही है। आदित्य ने गुस्से से अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए कहा, क्या चाहते हैं आप हमसे? हम शादी नहीं करना चाहते थे, आपने आदेश दिया और हम सर झुकाकर शादी करने के लिए तैयार हो गए। ना सिर्फ शादी करने के लिए तैयार हो गए, बल्कि जिनसे आपने कहा बिना देखे बिना जाने उन्हें अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए तैयार हो गए। आपका आदेश हमने मान लिया था, वो भी आंखें बंद करके। हमें मजबूर किया गया था एक बार जाकर मिलने के लिए, ना चाहते हुए भी आपकी वो बात भी मान ली थी। फिर एक और अजनबी चेहरे को हमारे सामने खड़ा कर दिया कि ये आपकी दुल्हन है। आप सबकी बात का मान रखते हुए हम तो किसी से भी शादी करने के लिए तैयार थे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम किसी को भी अपनी पत्नी मान लेंगे। जो लड़की अपनी सगी बहन की नहीं हुई, उसके साथ धोखा कर दिया। आप चाहते हैं कि ऐसी लड़की को हम अपनी जिंदगी में शामिल कर लें? रघुवीर जी ने कहा, शामिल तो वो हो चुकी थी आपकी जिंदगी में। मंत्रोच्चारण के बीच 7 फेरे लिए थे आप दोनों ने, मांग में सिंदूर भरा था आपने उनके गले में आपके नाम का मंगलसूत्र है। आदित्य ने बनावटी हंसी हंसते हुए कहा, फेरे, सिंदूर, मंगलसूत्र, काफी भारी भारी नाम है ना? संभाल पाएगी आपकी बहू? जिसने अपने जन्म के रिश्तों को अपनी हरकतों से हल्का साबित कर दिया हो, उनका मान नहीं रख पाई वो, उससे बाकी रिश्ते निभाने की उम्मीद करना भी बेवकूफी होगी। जो अपनों की नहीं हुई, वो इस पवित्र रिश्ते का क्या मान रखेगी? और साफ साफ बता दूं, उस लड़की की ना तो हमारी जिंदगी में और ना ही हमारे रूम में कोई जगह है, और ना कभी होगी। रघुवीर जी ने कहा, आदित्य, आपके ऐसा बोल देने से सच नहीं बदल जाएगा। धर्मपत्नी है वो अब आपकी, और वो आप ही के रूम में रहेंगी। दादाजी, आप बड़े हैं और आपका हर फैसला हमने सर झुकाकर माना है, लेकिन ये हमें मंजूर नहीं। आप शौक से रखे अपनी बहू को हमारे रूम में, तो फिर हम ना अपने रूम में रहेंगे और ना ही इस घर में। हम आउट हाउस में शिफ्ट हो जाएंगे। इतना कहकर आदित्य वापस अपने रूम की तरफ बढ़ने लगा। तभी रघुवीर जी ने पुकारा, कहाँ जा रहे हैं आप? हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है। रघुवीर जी की बात सुनकर आदित्य के कदम रुक गए। वो बिना पीछे मुड़े बोला, हम आपके पोते हैं दादाजी, अच्छे से जानते हैं आपको। आपने जो कहना था कह चुके हैं। जानते हैं कि आपका फैसला नहीं बदलेगा, इसलिए अपना सामान पैक करने जा रहे हैं। अब उसमें आपकी बहू जो रहने वाली है। वो तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़ने लगा। फिर आदित्य ने गुस्से से अपने कमरे का दरवाजा धड़ाम से बंद किया और पलंग पर बैठकर सिर पकड़ लिया। बस, अब और नहीं, उसने मन ही मन सोचा। कुछ दूर यूं ही बैठकर गहरी सांसें ली, फिर अलमारी की ओर बढ़ा। अलमारी खोलकर बैग निकाला और कपड़े ठूसते हुए बड़बड़ाया, मैं ये घर छोड़कर ही चला जाऊंगा।
नीचे हॉल में आदित्य के गुस्से में रघुवीर जी को फैसला सुनाकर चले जाने से सभी शॉक्ड रह गए। पहली बार उसने ऐसी बगावत की थी। संजना जी ने धीमी आवाज में हाथ जोड़ते हुए कहा, बाबूजी, आदित्य बहुत परेशान है, वरना आप जानते हैं वो आपसे कभी ऐसे बात नहीं करता। मैं उसे समझाऊंगी, वो मान जाएगा, लेकिन तब तक शिवन्या को। रघुवीर जी ने कड़क लहजे में मेज पर हाथ पटकते हुए फरमान सुनाया, परेशानी का मतलब ये नहीं कि इंसान तमीज भूल जाए। शिवन्या इस घर की बहू है और रहेगी। बहू आउट हाउस में रहे ये हमें मंजूर नहीं। हमारे जीते जी कोई बहू आउट हाउस में नहीं रहेगी। संजना जी ने झिझकते हुए साड़ी का पल्लू संभाल कर कहा, माफ कीजिए बाबूजी, पहले कभी ऐसे हालात भी तो नहीं हुए ना। धोखे से कोई इस घर की बहू बनी ही नहीं। और बेटा, क्या घर का बेटा आउट हाउस में रहेगा? ये भी तो परंपरा नहीं है। रघुवीर जी ने सख्त नजरों से देखते हुए कहा, संजना बहू, तुम बेटे के प्यार में अंधी हो रही हो। ये आदित्य का अपना फैसला है, कोई उसे आउट हाउस में नहीं बेच रहा है। शिवन्या इसी घर में रहेगी। अगर किसी को एतराज है तो वो जा सकता है। शादी विधि विधान से हुई है। और संजना, तुम अब सिर्फ आदित्य की मां नहीं बल्कि शिवन्या की सास भी हो। उसे मान सम्मान देना तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। संजना ने सिर झुकाते हुए कहा, जी बाबूजी, मैं ध्यान रखूंगी। ये सब नजारा देखकर कामिनी के दिल को सुकून मिल गया और उसने मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, हाय, संजना की आदर्श बहू की ट्रॉफी छिन गई, अब मजा आएगा। फिर संजना जी ने नौकरानी आशा को बुलाकर कहा, जाओ, शिवन्या से कहो कि तैयार हो जाए, गृह प्रवेश की रस्म होने वाली है। आशा गई, लेकिन वो भागते हुए वापस आई और घबराते हुए बोली, मालकिन, बहुरानी दरवाजा नहीं खोल रही है। संजना जी ने बोहे चढ़ाते हुए कहा, अरे शायद सो गई होगी, जोर से खटखटाओ। आशा ने हाथ मलते हुए कहा, मालकिन, मैंने बहुत जोर से आवाज दी थी, दरवाजा भी पीटा था, मगर कोई जवाब नहीं आया। कामिनी जी ने आंख में घी डालते हुए आंखें तरी कर कहा, हाय भाभी, कहीं मर तो नहीं गई है? रघुवीर जी ने गुस्से से कुर्सी पर बैठते हुए डांटा, क्या बेहुदा बातें कर रही हो कामिनी? तुम्हें बोलने की जरा सी भी तमीज नहीं है क्या? क्या इस घर में आप सबको मुझे तमीज सिखानी होगी फिर से? कामिनी जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, माफ कीजिए बाबूजी, मेरा ये मतलब नहीं था, बस मेरी जुबान पर जो आया वो निकल गया। मैंने सुना था कि शिवन्या ने सुबह से कुछ नहीं खाया। रघुवीर जी ने गुस्से से संजना जी को घूरते हुए कहा, हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी संजना बहू। हमारी बहू भूखी प्यासी थी और तुम्हें ख्याल तक नहीं आया। ऐसे जिम्मेदारी निभाओगी तुम? रघुवीर जी ने गुस्से में हॉल से बाहर निकलकर आउट हाउस की ओर कदम बढ़ाए। बाकी परिवार उनके पीछे दौड़ा। रघुवीर जी ने तेजवीर जी से दरवाजे पर खड़े होकर कहा, दरवाजा खटखटाओ। जब कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने सख्त लहजे में आदेश दिया, दरवाजा तोड़ दो। सेजल, प्रांजल और राजीव ने एक साथ धक्का मारा। मशक्कत के बाद चटकनी टूटी। अंदर शिवन्या पलंग के पास बेहोश पड़ी थी। बहुत कोशिशों के बाद भी शिवन्या को होश नहीं आया तो उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। एक तरफ शिवन्या बेहोश पड़ी है तो दूसरी तरफ आदित्य सामान पैक करके नौकर से बैग आउट हाउस ले जाने को कहा। आशा ने धीमे लहजे में सिर झुकाते हुए कहा, साहब, खाना खा लीजिए। आदित्य ने गुस्से से कदम बढ़ाते हुए कहा, हमें भूख नहीं। आशा ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा, तो इस खाने का क्या करें, किसी ने खाना नहीं खाया है। आदित्य ने चौंकते हुए सिर घुमाकर कहा, मतलब किसी ने खाना नहीं खाया? फिर गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, खाना लगाओ, दादाजी नाराज है, उन्हें बुला लाता हूँ। आशा ने घबराते हुए साड़ी का किनारा पकड़कर कहा, बाबूजी घर पर नहीं है साहब, सब हॉस्पिटल गए हैं। आशा की बात सुनकर आदित्य ने घबराते हुए पूछा, क्यों, क्या हुआ और हमें बताया क्यों नहीं? दादी माँ ठीक है ना? सवाल दागते हुए उसने फोन निकाला, पर आशा की आवाज सुनकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। आशा ने सिर झुकाते हुए बताया, साहब, मालकिन ठीक है, वो अपने कमरे में ही है। आदित्य ने सवालिया नजरों से आशा की ओर बढ़ते हुए कहा, दादी माँ ठीक है तो हॉस्पिटल किसे ले गए हैं? आशा ने हकलाते हुए कहा, वो साहब, वो आदित्य ने गुस्से से मुट्ठी बींचते हुए कहा, जल्दी बोलो, किसे हॉस्पिटल ले गए हैं फिर? आशा ने डरते हुए पीछे हटकर कहा, वो साहब, आपकी दुल्हन को। आदित्य ने जोर से चीखते हुए मेज पर हाथ मारकर कहा, शट अप, वो कोई नहीं है हमारी। खबरदार जो उनका नाम मुझसे जोड़ा, दफा हो जाओ। आशा घबराकर तेज कदमों से चली गई। आदित्य ने गुस्से से अपनी कमरे की ओर बढ़ते हुए कबर्ड खोला, कपड़ों के बीच छिपी शराब की बोतल निकाली। शिवन्या,
ये नाम सुनते ही उसकी आंखों में शादी का मंजर घूम आया। उसने बोतल का ढक्कन खोलकर एक सांस में गटकना शुरू किया और मिनटों में बोतल खाली हो गई। आदित्य ने खाली बोतल को घूरते हुए देखा। उसमें प्रिया का चेहरा दिखा। प्रिया ने ठहाके लगाते हुए होंठ दबाकर कहा, कंग्रेचुलेशंस आदि, शादी की? उप्स, धोखे की शुभकामनाएं। फिर जोर से हंस पड़ी। आदित्य ने गुस्से से बोतल फर्श पर दे मारी। क्षण से टुकड़े बिखर गए। टुकड़ों में प्रिया के चेहरे हंस रहे थे। उसने चीखते हुए कानों पर हाथ रखा, चुप हो जाओ प्रिया, हंसना बंद करो। प्रिया के भ्रम ने हंसते हुए कहा, क्यों बंद करूं? धोखा देना मेरी फितरत है और खाना तुम्हारी किस्मत। तुम्हारी माँ ने धोखे की नींव रखी है। आदित्य बिखरे हुए कांच के टुकड़ों को मुट्ठी में बीच कर चीखा, चुप! खून की धार बह निकली। आदित्य की बुआ साक्षी दौड़कर कमरे में आई। आदित्य, ये क्या किया तुमने? साक्षी ने तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स लाकर खून साफ किया और वो भी एकाएक रो पड़ी। क्यों खुद को दर्द दे रहे हो आदि? कभी सोचा है तुम्हें ऐसे देखकर हमें कितना दुख होता होगा? आदित्य ने रोते हुए साक्षी के गले लगकर कहा, चाह कर भी हम वो सब नहीं भूल पा रहे हैं बुआ। उसकी माँ ने हमें मारना चाहा था। क्या कोई माँ ऐसा कर सकती है? साक्षी ने आंसू पोंछते हुए आदित्य को गले लगाकर कहा, बस आदि, बस। अब आपको अतीत के साए से दूर हटना होगा। फिर थोड़ी ही देर में आदित्य उनकी गोद में सुबकते हुए सो गया। एक तरफ आदित्य नशे में धुत होकर अपनी बुआ की गोद में सिर रखकर सो गया था, तो वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में शिवन्या बेहोशी से बेड पर लेटी हुई है। आखिर इन दोनों की किस्मत इन दोनों को कब एक साथ खुशी से एक बेड पर सुलाने वाली है, या फिर ऐसी किस्मत इन दोनों की है ही नहीं? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। शिवन्या का इलाज चल रहा था। तेजवीर जी ने चिंता से रघुवीर जी के पास बैठकर कहा, बाबूजी, आप घर चले जाइए। आपने दवाइयाँ भी नहीं ली है और खाना भी नहीं खाया है, तबीयत खराब हो जाएगी। रघुवीर जी ने सख्त लहजे में कुर्सी पर बैठते हुए कहा, हमारी तबीयत भूख से नहीं, वचन टूटने से खराब होगी। शिवन्या को विदा करा कर लाए थे। वादा किया था कि उसे कष्ट नहीं होगा, लेकिन वो आईसीयू में है। हम तब तक नहीं खाएंगे जब तक डॉक्टर तसल्ली नहीं दे देते। फिर जब सुबह शिवन्या का बुखार उतरा और शिवन्या को होश आ चुका था, तो रघुवीर जी घर लौट आए। रघुवीर जी ने गुस्से से सीढ़ियां चढ़ते हुए आदित्य का दरवाजा खटखटाया। साक्षी जी ने पीछे से रघुवीर जी को रोकते हुए कहा, वो रूम में नहीं है बाबूजी, उसे थोड़ा टाइम दीजिए। रघुवीर जी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, कितना टाइम? शादी से क्या फर्क पड़ता है? उसे बहाना चाहिए था जिम्मेदारियों से भागने का। साक्षी जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वो खुद से भाग रहा है बाबूजी। 6 साल का बच्चा जिसकी माँ ने उसे मारने की कोशिश की थी, आज भी उनके अंदर वो सवाल जिंदा है कि आखिर ऐसा उसकी माँ ने क्यों करना चाहा था। हर नया धोखा उनके पुराने जख्म को हरा करता है। रघुवीर जी ने विचारों में डूबते हुए कुर्सी पर बैठकर कहा, शायद तुम सही हो साक्षी, लेकिन अब अपूर्वा को हम कहाँ ढूंढेंगे? साक्षी जी ने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आपके सिद्धांत रोक रहे हैं बाबूजी। एक बार दिल से सोचिए, अपूर्वा ने अपनी खुशी चुनी है, हमें उससे नाराजगी छोड़नी होगी। रघुवीर जी ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन उसे ढूंढेंगे कैसे? साक्षी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वो आप हम पर छोड़ दीजिए। हॉस्पिटल में शिवन्या की तबीयत अब पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी। 4 दिन बाद